हेलो दोस्तों, अचीवर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है विलयन। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि विलयन क्या होता है। विलयन की परिभाषा देखेंगे। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। और किसी भी विलयन में कम से कम दो पार्ट होते हैं, एक विलेय होता है, एक विलायक होता है। जो ज़्यादा मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं और जो कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं। और आज पढ़ने वाले हैं इसके अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे सांद्रण इकाइयाँ, नंबर 2 पे पढ़ेंगे विलेयता और नंबर 3 पे वाष्प दाब। फिर पढ़ेंगे आदर्श और अनादर्श विलयन। आदर्श और अनादर्श विलयन। उसके बाद पढ़ेंगे अणु संख्यक गुणधर्म, अणु संख्यक गुणधर्म और लास्ट में पढ़ेंगे वान हाफ कारक। वान हाफ कारक। तो इस चैप्टर के इतने पार्ट हैं। सबसे पहले सांद्रण इकाइयाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ना है सांद्रण इकाइयाँ। तो सांद्रण इकाइयाँ दो प्रकार की होती हैं। एक जो ताप पर निर्भर करती हैं, ताप पर निर्भर करती हैं, और दूसरी होती हैं जो ताप पर निर्भर नहीं करती हैं, ताप पर निर्भर नहीं करती। ठीक। तो ताप पर निर्भर करती हैं वो होती हैं जैसे कि वेट बाई वेट प्रतिशत, W बाई वेट प्रतिशत, मोलरता हो गई, और नॉर्मलता हो गई। और जो ताप पर निर्भर नहीं करती हैं वो होती हैं W बाई W प्रतिशत, ppm, ppb, मोल पर भाज, और मोललता। तो सांद्रण की इकाइयाँ दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं जो ताप पर निर्भर करेंगी और दूसरी जो ताप पर निर्भर नहीं करती हैं। तो जिन सांद्रण इकाइयों में आयतन आता है वो ताप पर निर्भर करती हैं और जिनमें आयतन नहीं आता है वो ताप पर निर्भर नहीं करती हैं। जैसे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम या वेट बाय वॉल्यूम, इसमें भी आता है। और इसमें आता है मोलरता में आता है N बाई बी और नॉर्मलता में N इक्विवेलेंट बाई बी। तो जिनमें आयतन आएगा वो ताप पर निर्भर करेंगी, जिनमें आयतन नहीं आएगा वो ताप पर निर्भर नहीं करती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे V बाई V प्रतिशत, यानी आयतन प्रतिशत। सबसे पहले पढ़ने वाले हैं आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत, इसे V बाई V प्रतिशत भी कहते हैं। V बाई V प्रतिशत इसका होता है विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणे 100। और दूसरे नंबर पे आता है
द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, इसे W/W भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। ठीक, फिर तीसरे नंबर पर पढ़ेंगे W/V प्रतिशत। इसका होता है विलेय का आयतन, विलेय का द्रव्यमान सॉरी, बटे विलयन का आयतन गुणे 100। ये हो गए। तो जो आयतन प्रतिशत होता है तो उसमें ऊपर रखा जाएगा विलेय का आयतन, नीचे विलयन का आयतन गुणे 100। द्रव्यमान प्रतिशत में विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100 और W/V प्रतिशत, यानी कि द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत। तो इसका होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुणे 100। अब इसके हम एक दो एग्जाम्पल कर लेंगे। जैसे कि दिया हुआ है 45 ग्राम NaCl, 300 ग्राम विलयन में घुला है, तो द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। तो इसमें दिया हुआ है 45 ग्राम NaCl और विलयन दिया हुआ है 300 ग्राम। तो इसका फार्मूला लग जाएगा W/W प्रतिशत, विलय कितना है 45, विलयन दिया हुआ है 300 और गुणे 100। ये 1 0 कटा, ये कटा, ये काट दिया, ये काट दिया, तो आ गया 15%। 15%। तो इस तरह के सवाल आते हैं। ऐसे ही लग जाएगा आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। फिर इसके बाद पढ़ने वाले हैं ppm और ppb। ppm और ppb। ppm का फुल फॉर्म होता है पार्ट पर मिलियन और ppb ये होता है पार्ट पर बिलियन। तो इसका फार्मूला होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 10⁶। और जो ppb होता है उसका होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 10⁹। ये हो गया। तो इतना हो गया। सबसे पहले देखा आयतन प्रतिशत, फिर द्रव्यमान प्रतिशत, फिर द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ppm और ppb।
अब हम देखने वाले हैं मोलरता। मोलरता मोलरता क्या होती है? मोलरता की परिभाषा देख लेंगे। किसी निश्चित ताप पर 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उस ताप पर विलयन की मोलरता कहते हैं। तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसका फार्मूला होता है m बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो मोलरता को कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं और इसका फार्मूला होता है विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलय के मोलों की संख्या को N से लिखते हैं तो इसका हो जाएगा N/V L। तो इसका ये फार्मूला हो जाता है। तो इसका एक क्वेश्चन कर लेंगे हम। जैसे कि दिया हुआ है 20 ग्राम NaOH 500 ml विलयन में उपस्थित है। तो निकालनी है हमको मोलरता। कितना है? 20 ग्राम NaOH है और विलयन का मान कितना है? 500 ml। तो हमको निकालनी है मोलरता। तो सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे M = N/V। तो हम मोलों की संख्या निकालने के लिए जो वेट दिया होता है उसे ऊपर रखेंगे और जो मोलिकुलर वेट होता है उसे नीचे रखेंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है 40 गुणे दिया हुआ है 500 ml। तो 500 नीचे रखेंगे और इसको हमको करना है लीटर में। तो ऊपर 1000 से गुणा कर देंगे। ये इसके 2 जीरो कटे, ये कटा, फिर ये जीरो कटा, ये जीरो कटा। अब कितना हो गया? 20/5 को 20। तो आ गया 1 m 1 मोलर। तो इसकी मोलरता क्या हो जाएगी? 1 मोलर। जैसे एक और देख लेते हैं इसका एग्जांपल। मान लीजिए हमको NaCl दिया हुआ है। NaCl दिया हुआ है 5.85 ग्राम और विलयन दिया हुआ है 500 ml। तो इसकी मोलरता निकालनी है। तो मोलरता निकालने के लिए 5.85 अपान इसका अणुभार होता है 58.5 दिया हुआ है 500 ml और ऊपर 1000 से गुणा कर देंगे। पाँच कम 5, 5 दूनी 10। तो हो जाएगा 11.70 बटे 58.5। तो
तो आ जाएगा 0.2 m। तो ये इसकी मोलरता आ गई। अब इसके बाद देखेंगे यदि हमको कोई विलियन दिया हुआ है तो ये कहा जाए कि कोई विलियन दिया हुआ है, जैसे कि मान लिया जाए 1 m का विलियन दिया हुआ है और कितना दिया हुआ है 500 ml। इसमें कहा जाए कि 500 ml विलियन दिया हुआ है 1 मोलर, तो उसमें 500 ml और जल मिला दिया जाए या विलायक मिला दिया जाए तो उसकी मोलरता क्या होगी। 500 ml दिया हुआ है, इसमें 500 ml और मिला दिया जाए तो उसकी मोलरता क्या होगी। तो इसका फार्मूला होता है m1v1 इज इक्वल टू m2v2। इसमें मोलों की संख्या तो समान रहेगी, वन इंटू 500, यहाँ भी ये समान रहेगी तो कितना हो जाएगा, यहाँ निकालना है m2 इंटू v2 दिया हुआ है 500 500 1000। तो यहाँ से हम m2 का मान निकाल लेंगे, तो m2 इज इक्वल टू 500/1000, तो आ जाएगा 0.5 m। ये आ गया। तो ये हो गया जब कोई भी हमको विलियन दिया हुआ है और उसमें ये कहा जाए कि हमको किसी मोलरता का विलियन दिया हुआ है, उसमें हमको विलायक और मिलाना है, तो उस विलायक को मिलाने के बाद उसकी मोलरता क्या होगी। उसके लिए फार्मूला लगता है m1v1 इक्वल टू m2v2। ये हो गई मोलरता। अब इसके बाद देखेंगे मोललता। इसके बाद देखने वाले हैं मोललता। मोललता क्या होता है, यानी 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसका फार्मूला होता है, इसे स्मॉल m से लिखते हैं। इसका फार्मूला होता है स्मॉल m इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान kg में। तो इसमें ध्यान रखना है, इसमें विलियन का द्रव्यमान नहीं लिया जाता है, इसमें लिया जाता है विलायक का द्रव्यमान। इसका एक एग्जांपल कर लेंगे। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है, दो 200 ग्राम जल में 30 ग्राम CH3COOH विलेय है। 200 ग्राम जल में 30 ग्राम
CaCOH विलेय है, तो मोललता ज्ञात करना है, तो मोललता ज्ञात कीजिए। तो मोललता निकालेंगे, इसका फार्मूला होता है M = विलेय के मोलों की संख्या, विलेय दिया हुआ है 30 ग्राम और इसका अणु भार होता है 60 गुणे विलायक दिया हुआ है 200 ग्राम, ऊपर 1000 से गुणा कर देंगे, तो आ जाएगा 30/12, काटेंगे 6 दूनी 12, 5/2 यानी 2.5 m। कितना आएगा? 2.5 m, यानी 2.5 मोलर सॉल्यूशन होगा। तो दोनों में एक चीज़ ध्यान रखनी है, मोललता और मोलरता में मोलरता में जो लिया जाता है वो विलयन लिया जाता है, और जो मोललता होती है उसमें विलायक लिया जाता है। अब इसके बाद पढ़ने वाले हैं नॉर्मलता। नॉर्मलता इसकी परिभाषा होती है प्रति लीटर विलियन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। इसका फार्मूला होता है, इसे कैपिटल N से लिखते हैं, कैपिटल N ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलियन का आयतन लीटर में। ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलियन का आयतन लीटर में। अब हमको पहले ये पता होना चाहिए कि ग्राम तुल्यांक होते क्या हैं। तो ग्राम तुल्यांक क्या होते हैं? होता है द्रव्यमान बटे भार अपान तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार भार बटे तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार क्या होता है? तुल्यांकी भार ये होता है
आणविक भार बटे एक्स फैक्टर। क्या होता है? एक्स फैक्टर। क्या होता है? तुल्यांकी भार, आणविक भार बटे आणविक भार या मोलर द्रव्यमान बटे एक्स फैक्टर। इतना हो गया। अब देखेंगे नॉर्मलता तथा मोलरता में संबंध। नॉर्मलता तथा मोलरता में संबंध। तो नॉर्मलता बराबर n m इंटू एक्स। तो नॉर्मलता और मोलरता में संबंध क्या होता है? m इंटू एक्स। एक्स होता है वैलेंसी फैक्टर, एक्स इक्वल टू वैलेंसी फैक्टर। ये हो गया नॉर्मलता और मोलरता में संबंध। इसका एक एग्जांपल कर लेंगे। जैसे दिया हुआ है उनचास ग्राम H2SO4। कितना दिया हुआ है? 49 ग्राम H2SO4 500 ml विलयन में उपस्थित है। नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो 500 ग्राम H2SO4 500 ml विलयन में उपस्थित है, तो उसकी नॉर्मलता ज्ञात करना है। इसका फार्मूला होता है नॉर्मलता का n इक्वल टू ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या हो जाएगी द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 49 बटे इसका तुल्यांकी भार हो जाएगा
H2SO4 का होता है 98, इसका वैलेंसी फैक्टर होता है 2, तो इसका तुल्यांकी भार कितना हो जाएगा 49। 49/49 गुणे 500 ml दिया हुआ है, गुणे ऊपर 1000 से गुणा कर देंगे, तो ये कट गया तो आ गया 2n, तो इसका मान कितना आ गया 2 नॉर्मल। ये तो हो गया नॉर्मलता। नॉर्मलता हो गई। अब इसके बाद देखने वाले हैं हम लोग मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। एक विलयन में किसी घटक का मोल प्रभाज, एक विलयन में किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि अगर किसी चीज़ का हमको मोल प्रभाज निकालना है तो उसके मोल और टोटल विलयन के मोल, कि विलयन में कितने मोल उपस्थित हैं विलय और विलायक के, और जिसका हमको मोल प्रभाज निकालना है उसके मोल, दोनों के अनुपात को कहते हैं मोल प्रभाज, और इसे x से प्रदर्शित करते हैं, इसे x से प्रदर्शित करते हैं। तो x = Na/Na + Nb, यानी कि जिस चीज़ का मोल प्रभाज निकालना है उसके मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। जैसे दिया हुआ है 18 ग्राम ग्लूकोज, 18 ग्राम ग्लूकोज 180 ml जल में घुला है। 18 ग्राम ग्लूकोज 180 ml जल में घुला है, तो ग्लूकोज व निकालना है ग्लूकोज की, ग्लूकोज व जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। क्या है, 18 ग्राम ग्लूकोज 180 ml जल में घुला है, तो ग्लूकोज तथा जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो हम पहले दोनों के मोलों की संख्या निकाल लेंगे। n ग्लूकोज = कितना दिया हुआ है 18 ग्राम बटे इसका अणुभार होता है 180, तो हो जाएगा 0.1। फिर जल का निकालेंगे, n वाटर 180 दिया हुआ है, होता है 18, तो इसके हो जाएंगे 10 मोल। ये हो गया, दोनों के मोलों की संख्या निकल आई। अब निकालना है, पहले किसी का निकाल लीजिए, या तो ग्लूकोज का निकाल लीजिए या जल का। तो हम लोग निकालने वाले हैं जल का। जल का निकालेंगे, जल का कितना हो जाएगा, मोलों की संख्या दी हुई है 10 बटे कुल मोल हो गए 10.0.1 = 10/10.1, इतना हो गया। तो इसको भाग कर लेंगे,
ये दशमलव हटाया, यहाँ पे 0 बढ़ा दिया। अब इसको हल करेंगे, कितना आ जाएगा, 0.9। कितना आ गया, 0.99। तो कितना आ गया, ये 0.99। अब जब एक का मोल प्रभाज्य निकल आता है तो दूसरे का मोल प्रभाज्य निकालने के लिए हम लोग 1 से भाग कर देते हैं। अब कितना दिया हुआ है जल का, 0.99। हमको निकालना है ग्लूकोज का, ग्लूकोज। तो 1 माइनस 0.99 तो आ जाएगा 0.01। तो इसका होता है XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। यानी पूरे विलयन का मोल प्रभाज्य 1 होता है। अगर एक का हम निकाल लेंगे तो दूसरे को निकालने के लिए 1 से माइनस कर देंगे। तो कितना आ गया, 0.01। ये हो गया मोल प्रभाज्य। तो हमने पहली जो हेडिंग थी सांद्रण इकाइयाँ, उसे पूरा कर लिया है। अब हम सारे फार्मूले एक जगह लिख लेंगे। सबसे पहले हमने देखा आयतन प्रतिशत, V/V प्रतिशत। दूसरा W/W प्रतिशत। तीसरा W/V प्रतिशत। फिर ppm ppb। तो इसका फार्मूला होता है विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणे 100। इसका होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। इसका होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुणे 100। ppm यानी कि पार्ट पर मिलियन, ये होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 10 के पावर 6। और ppb विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का
द्रव्यमान गुणे 10⁹ ये हो गए। अब इसके बाद देखी थी मोलरता यानी कैपिटल M। तो विलय के मोलों की संख्या और विलयन का आयतन लीटर में। फिर मोलरता, विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का आयतन। विलायक का द्रव्यमान। फिर मोल पर नॉर्मलता, बटे आयतन लीटर में। उसके बाद मोल प्रभाज, इसे x से लिखते हैं। x = Na/Na + Nb, या xb = Nb/Na + Nb। ये हो गई सांद्रण इकाइयाँ। आज कंप्लीट हो गई। आज इतना ही रखते हैं। अब वो मिलते हैं अगले लेक्चर में। सही।